आप सभी का स्वागत है जनहित खबर में और मैं हूं आपके साथ फरहान। भारतीय जनता पार्टी 2014 में एक बात कहती हुई नजर आती थी कि हमें अल्पसंख्यकों के वोट की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बहुसंख्यक समाज का वोट ही हमारे लिए काफी और हम बहुत ही भारी मात्रा में भारी बहुमत से जीतकर सरकार बना सकते हैं। क्या यह सब बातें गलत थी? बिल्कुल गलत नहीं थी। वह एक सच्चाई दिखाना चाह रहे थे, बल्कि जिस विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी के लोग चलते नजर आ रहे हैं या फिर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वह काफी सफल भी हो चुके हैं, तो वह उसकी सच्चाई बता रहे थे। और यह बिल्कुल एक सच है कि बहुसंख्यकों के वोट से एक सरकार बन सकती है। लेकिन अब यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के लिए और भी मुसीबत आ चुकी है, क्योंकि जिस तरह आप देख रहे थे कि लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही थी, तो कांधे से कांधा मिलाकर सभी पार्टी के लोग साथ खड़े थे, जिसमें हिंदू समुदाय के लोग भी थे। लेकिन क्या आप यह सोच सकते हैं कि जो कांग्रेस में लोग हैं या समाजवादी पार्टी में सांसद हैं, विधायक हैं, या कोई भी अन्य दल हो, आम आदमी पार्टी को ही ले लीजिए, तो क्या वह नेता वाकई में अपने हृदय से, अपने दिल से आरएसएस की बुराई करते हुए नजर आएंगे? यदि करते भी हैं तो क्या वह दिल में वाकई में उसकी आलोचना करते हैं? क्या वाकई में वह लोग चाहते हैं कि आरएसएस का अंत हो जाए? क्या आपको ऐसा लगता है? कुछ समय पहले ऐसा लगता था कि शायद हाँ, यह लोग भी सेकुलर हैं, यह किसी धार्मिक गतिविधियों को पैमाना नहीं मान रहे हैं, धर्म के हिसाब से राजनीति नहीं चलाना चाहते हैं। लेकिन मौजूदा समय में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो यह सारे भ्रम टूट जाते हैं और बिल्कुल समझ में आ जाता है कि आरएसएस का अंत आज तक क्यों नहीं हुआ। हर बार विपक्ष आरएसएस की आलोचना करता रहा, लेकिन जब भी कांग्रेस की 10 साल यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार रही, अखिलेश यादव 5 साल उत्तर प्रदेश में रहे, अब राजस्थान में अशोक गहलोत हैं, पंजाब चले जाइए आप, और ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, आखिर वहां आरएसएस को बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं करने की कोशिशें की जा रही हैं? जिन जिन घटनाओं में भी इस तरह के गैर राजनीतिक संगठनों का हाथ है, हस्तक्षेप है, तो आखिर उस पर किसी प्रकार की चर्चा क्यों नहीं की जा रही है? और उन राज्यों में तो कम से कम उसे बैन कर दिया जाना चाहिए। मौजूदा समय में भी हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस से 300 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आकर शामिल हो गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए थे, वह 22 विधायकों को लेकर आ गए थे। अब 300 कार्यकर्ता फिर शामिल हो गए हैं। इससे पहले गुजरात में यही घटना देखने को मिली, इससे पहले आसाम में भी इस तरह के घटनाक्रम देखने को मिल रहे थे। तो अब इससे आपको क्या लगता है? यहां अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आप अपने वजूद को कैसे बचाएंगे। यदि आपको लगता है कि पार्टी के यह नेता कुछ परिस्थितियों में बदलाव लाएंगे, तो यह आपकी गलतफहमी है, यह आपकी सोच है। क्योंकि जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी हो, उमा भारती हो, सबको जवाब देना है न्यायालय में जाके। जिस तरह कार आतंकी अयोध्या पहुंचे थे, उस संबंध में इन्हें अपना जवाब देना है। उसके बाद भी, जबकि उसमें आपको पता है आरएसएस का भी हस्तक्षेप था, और खुद बाल ठाकरे इस बात को कबूल रहे थे हाँ कि हाँ, यदि हमारे लोग थे तो अच्छी बात है, और उनकी मृत्यु के बाद मुंबई को बंद करवाया जाता है। वह कोई भी मसला हो, मुझे इस बात से मतलब नहीं है, लेकिन मैं यह देखता हूं कि उसी प्रवृत्ति का जब कोई दूसरा व्यक्ति होता है, और खास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय का हो, तब उसे आतंकी कह दिया जाता है। तब यहां से कुछ परिभाषाएं अलग हो जाती हैं। तो अल्पसंख्यक समुदाय के पास आखिर क्या विकल्प है? क्या उसे अपना एक वोट बैंक बनाना होगा? क्या वह बनाने से फायदा होगा? किस तरह के नुकसान आने वाले समय में देखने को मिलेंगे यदि भारतीय जनता पार्टी 5 से 10 साल और केंद्र में आती है? और किस किस तरह के नेता अपनी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में आ जाएंगे? क्या है आखिर अल्पसंख्यकों का भविष्य और क्या है विकल्प? इस संबंध में अपनी राय हमें अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।